हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की आरआरबी एनटीपीसी के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? जो मेघदूत काव्य कृति है यह किसके द्वारा रचना किया गया है या इसके लेखक कौन है? तो क्या यह सत्यनार की रचना है, कालिदास की है, प्रेमचंद की है या इलांगो की है? तो प्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है वह कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत थी। अन्य रचनाओं में जैसे कुमार संभव और अग्निमित्रम ये सब रचनाएं थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना कालिदास की मेघदूत है, जो एक काव्य कृति है, यानी इसे काव्य में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा काल है जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मगध काल को, मौर्य काल को, मुगल काल को या फिर गुप्त काल को? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल के समुद्रगुप्त के समय को ही स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। कौन से पुस्तक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में गुप्त काल के समुद्रगुप्त के समय को स्वर्ण काल की उपमा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा युग प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? मौर्य साम्राज्य की तीसरी शताब्दी, चोल साम्राज्य की तीसरी शताब्दी, गुप्त साम्राज्य की चौथी शताब्दी या फिर कुषाण साम्राज्य की पहली शताब्दी? तो गुप्त साम्राज्य की चौथी शताब्दी को स्वर्ण युग कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे उनमें से कौन सा राजा था जो अच्छा वीणा वादक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कुमारगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त प्रथम थे? तो समुद्रगुप्त जो थे ये अच्छे वीणा वादक भी थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो क्या राजपूत वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के या फिर खिलजी वंश के? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिशेन के द्वारा लिखा गया है उसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग में के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? जो हिंदू पंचांग है यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा जो त्योहार है वह चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथमा तिथि को, द्वितीया को, चतुर्थ को या फिर पंचमी को? तो गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केरल के त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडकुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? त्रैमासिक रूप से, साप्ताहिक रूप से, वार्षिक रूप से या फिर मासिक रूप से? तो केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कब? वार्षिक रूप से इसका आयोजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पोंगल को
समर्पित एक शस्य उत्सव है। जो पोंगल है यह किसको समर्पित एक शस्य उत्सव है? सरस्वती देवी को, अग्नि देवी देवता को, गंगा देवी को या सूर्य देव को? तो पोंगल जो है वह सूर्य देव को समर्पित, किसको? सूर्य देव को समर्पित एक शस्योत्सव है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। हार्नबिल जो त्योहार है वह एक आदिवासियों का त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या यह अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, असम या फिर मिजोरम में? तो हार्नबिल त्योहार आदिवासियों का त्योहार है। यह नागालैंड के आदिवासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा करते हैं? मेघालय के, राजस्थान के, झारखंड के या फिर गुजरात के? तो झारखंड के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं और स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल नामक वृक्ष की पूजा करते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? क्या इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, भारत का है या फिर अमेरिका का है? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। कितना? 1,63,369 शब्द हिंदी में है। नहीं सॉरी, 1,36,369। कितना? 1,36,369 शब्द हिंदी में है और 1,46,385 शब्द अंग्रेजी में है। यह 255 पेजों का संविधान है। कितने? 255 पेजों का संविधान है जो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। किसका है? मोनाको का संविधान सबसे छोटा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में अन्य देशों से, कहाँ से? अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सी गोपालाचारी ने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? जो भारत का सर्वोच्च कानून है, क्या उसे संविधान सभा को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, अंबेडकर की शिक्षाओं को मानते हैं या धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं? तो भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है। क्या है? गणराज्य है या गणतंत्र है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या शासक जो होगा वो राजा या रानी होते हैं? शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है या राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो गणराज्य का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख जो होगा वह लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, यानी इनडायरेक्ट तरीके से लोगों के द्वारा ही लोगों के बीच का एक सदस्य चुना जाता है, उसे गणराज्य कहते हैं या गणतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? क्या 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 20 अगस्त 1947 को? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी माना जाता है। तो क्या केपलर 452 है, वरुण है, या यूरोपा 31 है, या फिर प्लूटो? तो केपलर 452 बी को पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु जो हैली धूमकेतु है अब कब दिखाई देगा? तो क्या 2061 में, 2075 में, 2055 में, या 2070 में? हैली धूमकेतु अब 2061 में दिखाई देगा। यह 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। कितने वर्षों बाद? तो 76 ईयर बाद यह दोबारा दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या यह कैसियोपिया है, ओरियन है, इको है, या अर्सा मेजर है? तो ओरियन तारामंडल को शाम में देखा जा सकता है, इसे शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में शाम के समय देखा जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा तारा है जो पूरे वर्ष शाम के समय देखा जाता है। अर्सा मेजर सप्त ऋषि को कहते हैं। किसको कहते हैं? सप्त ऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्सा मेजर। चलिए आगे देखते हैं। हब्बल का नियम संबंधित है। जो हब्बल का नियम है वो खाली स्थान संबंधित है। ऊष्मा से, खगोलिकी से, ध्वनि से, या वायु के दबाव से? तो हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? खगोलिकी से। हब्बल का नियम कहता है कि पृथ्वी से देखने पर जो ग्रह जितना दूर होता है उतना ही तेजी से दूर हटता दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार इनमें से एक नहीं है। जो आकाशगंगा है उसके बुनियादी प्रकार में से एक कौन सा नहीं है? क्या रेगुलर्स नहीं है, एलिप्टिकल्स नहीं है, स्पाइरल्स नहीं है, या इरेगुलर्स नहीं है? तो रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो तारामंडलों का नाम और उनको ज्ञाति की सूची तैयार करना, यह सब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और इसका केंद्रीय सचिवालय जो है वह पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में इसका केंद्रीय सचिवालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का। क्या 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है, 90, 99, या फिर 87? तो अभी तक कुल 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? क्या आर्कियोलॉजी में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है, आर्कियोलॉजी में होता है, या एंड्रोलॉजी में होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। किस में होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विटीकल्चर क्या है? क्या सब्जियों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, आम की खेती के, अंगूर की खेती की, या फिर फूलों की खेती को? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है? सेरोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म या इटियोलॉजी? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, तथा इस प्रश्न का जो होमवर्क है कमेंट में जवाब सभी लोग जरूर देंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।